हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रियंका जैन और आप लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिंदी स्पेशल वीडियोस। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कवर कर रहे थे और लास्ट लेक्चर्स में आपने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स देख लिए हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म हो ही चुकी है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रास, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, सभी कुछ हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अभी कुछ स्पेशल टॉपिक्स रह गए थे जिनको हमें स्टडी करना था। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्पाइनल्स और इनवर्स स्पाइनल। ओके, एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पाइनल्स और इनवर्स स्पाइनल से रिलेटेड। तो अगर आपको यहाँ पर पता है कि स्पाइनल्स और इनवर्स स्पाइनल्स होते क्या है और ये कौन सी ट्रिक है जिससे कि इजीली आप हाफ एन मिनट में ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्पाइनल है या इनर इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर लिए हुए है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पर स्पेशल ट्रिक है, उस ट्रिक को भी हम यहाँ पर देखेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स होते क्या है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पाइनल्स और इनवर्स स्पाइनल्स एक्चुअली में ये क्या है, सॉलिड्स के स्ट्रक्चर हैं। आपने पढ़े हुए हैं कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं और मिनरल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष फॉर्म होती है ऑक्साइड्स की, जिसके लिए फॉर्मूला होता है A B2O4। ओके, ये जो कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पर ए क्या होता है, ए एक बाईवैलेंट कैटायन होता है। तो ये कोई भी हो सकता है, जैसे कि Mg+2, Cr+2, Mn+2, Fe+2, Co+2, या ये हो सकता है Ni+2, Cu+2। कोई भी बाईवैलेंट कैटायन यहाँ पर हमको लेना है, ठीक है। Cd+2, Sn+2, इनमें से कोई सा भी बाईवैलेंट कैटायन यहाँ पर ए के रूप में प्रेजेंट हो सकता है। और बी जो है, बी हमारा क्या है, B is a trivalent cation। ट्राईवेलेंट मीन्स जिसकी वैलेंसी 3 है। ओके, तो ये Fe+3 भी हो सकता है, एल्यूमिनियम+3 भी हो सकता है, Ga+3 भी हो सकता है, कोई भी थर्ड ग्रुप का या 13 ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है, या फिर ट्रांजिशन मेटल विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। Ti+3, V+3, Cr+3, ओके, Mn+3, Fe+3, Co+3 और Ni+3, इनमें से कोई भी मेटल कैटायन यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। तो जब ऐसा ऑक्साइड होता है जिसका जनरल फॉर्मूला है A B2O4, जहाँ पर A कोई भी बाईवैलेंट कैटायन है और B कोई भी ट्राईवैलेंट कैटायन है, और O यहाँ पर क्या है, ऑक्साइड। ऑक्साइड की जगह पर देखिए, यहाँ पर ऑक्साइड भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, सेलेनियम भी हो सकता है। ये 3 एनायंस हो सकते हैं। तो ये एक विशेष टाइप के ऑक्साइड्स हैं जिनका जनरल फॉर्मूला A B2O4 है, और ये क्या करते हैं, स्पाइनल टाइप का स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं। स्पाइनल या जस्ट इसका उल्टा जिसे हम कहते हैं इनवर्स स्पाइनल, ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमें इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में देखना है, और एक्चुअली में जो मेन काम हमें करना है वो क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमें दिया हुआ है फॉर्मूला, उससे जो रिलेटेड कंपाउंड है वो स्पाइनल स्ट्रक्चर लिए हुए है या इनवर्स स्पाइनल लिए। हमें इनके बीच में आइडेंटिफाई करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि ये स्ट्रक्चर्स होते कैसे हैं। तो देखिए, in these structures the anion lattice is composed of cubic closely packed oxide ions। मतलब जो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, CCP अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किससे बन रहा है, ऑक्साइड आयन से बन रहा है। ऑक्साइड आयंस जो हैं वो एक लैटिस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कैसा, क्यूबिक क्लोजली पैक्ड। ओके, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें 2 टाइप की वॉइड्स बनती हैं। एक बनती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरी बनती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वॉइड्स मींस होल्स। यहाँ पर अगर आपने सॉलिड केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा, जब सीसीपी टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उसके अंदर 2 टाइप की वॉइड्स बनती है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। इन्हें आप वॉइड्स कह सकते हैं या होल्स कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी कैटायन या एनायन आकर एक्यूमुलेट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एनायंस जो हैं ये क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इन वॉइड्स में क्या प्रेजेंट होंगे, कैटायंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कैटायंस प्रेजेंट है। एक्चुअली में ये कैटायंस आपको पता है 2 टाइप के हैं।
एक है बाईवेलेंट और एक है ट्राईवेलेंट। अब कौन से कैटायंस किस टाइप की वॉइड को अडॉप्ट करते हैं, इसके आधार पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल स्पाइनल या स्पाइनल, इसे हम स्पाइनल भी कह सकते हैं या कह सकते हैं नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर। ओके, तो नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर में एक्चुअली में क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। इसमें क्या होगा, जो बाईवेलेंट कैटायंस हैं, बाईवेलेंट कैटायंस ये क्या करते हैं, ये टेट्राहेड्रल बॉइड्स को अडॉप्ट करते हैं। ओके, यानी कि ये टेट्राहेड्रल जो होल्स हैं उनमें प्रेजेंट होंगे। और जो ट्राईवेलेंट कैटायंस हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, these trivalent cations are present in the octahedral voids। ओके, लेकिन जब आप इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनवर्स स्पाइनल में एक्चुअली में इसका उल्टा हो जाता है। यानी कि जो ये ट्राईवेलेंट कैटायंस थे, एक्चुअली में ये ट्राईवेलेंट कैटायंस अब कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, these are present in the tetrahedral voids। और जो बाईवेलेंट कैटायंस हैं, these bivalent cations are now present in the octahedral voids। एक्चुअली में आपको पता है कि ये ट्राईवेलेंट कैटायंस जो है इनका नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो ये ट्राईवेलेंट कैटायंस सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, हाफ इनका जो पोर्शन होता है ट्राईवेलेंट कैटायंस का वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। और जो हाफ ट्राईवेलेंट कैटायंस हैं वो कहाँ जाते हैं, इन बाईवेलेंट कैटायंस के साथ में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को अडॉप्ट करते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि बाईवेलेंट कैटायंस तो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ही प्रेजेंट है, लेकिन ट्राईवेलेंट कैटायंस ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स दोनों में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब इन टाइप के स्ट्रक्चर्स को हमको दिखाना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो कैसे करते हैं, नॉर्मल स्पाइनल को देखिए। जब आप नॉर्मल स्पाइनल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, A B2O4। यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट बनाया है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये दिखा रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, यानी कि जो कैटायंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है उसको हम ब्रैकेट में दिखा रहे हैं। और ये बी जो ट्राईवेलेंट कैटायन है ये सारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। और जो इसके बाहर है ये ए, ये किसको दिखा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड को दिखा रहा है। ओके, तो इस तरीके से होते हैं। और इनवर्स स्पाइनल के केस में आप देखेंगे कि आपको क्या पता है, बाईवेलेंट कैटायन जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, यानी कि हमारा ए तो आ गया इस ब्रैकेट के अंदर। और ट्राईवेलेंट कैटायन कहाँ पर है आपका, ट्राईवेलेंट कैटायन आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, लेकिन इसके साथ में हाफ अमाउंट इसका कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे BABO4। ओके, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा इनवर्स स्पाइनल, और ये नॉर्मल स्पाइनल इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आप नॉर्मल स्पाइनल को देखेंगे तो ये नॉर्मल स्पाइनल कहाँ देखने को मिलता है, वैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दे रही हूँ, इनको रटने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग ट्रिक देखेंगे और ट्रिक की मदद से इजीली समझ लेंगे कि कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर MgAl2O4 के केस में प्रेजेंट होता है, FeCr2O4 के केस में प्रेजेंट होता है, ZnAl2O4 यहाँ प्रेजेंट होता है, CO3O4 इसके केस में प्रेजेंट होता है, Mn3O4 यहाँ पर प्रेजेंट होता है, MgCr2O4 यहाँ भी प्रेजेंट होता है, और NiCr2O4 इसके केस में प्रेजेंट होता है। अब देखिए इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है। इनवर्स स्पाइनल के एग्जांपल्स क्या हैं, एक तो आपका है ZnTiO4। ओके, आप इसको TiZn2O4 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको इस टाइप से लिखा मिलेगा। या फिर दूसरा एग्जांपल आपका हो सकता है NiFe2O4, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, NiFeO4 इस टाइप से लिखिए या इस टाइप से लिखिए, बात एक ही है। दूसरा होता है आपका Fe3O4। ठीक है, इसमें भी आपको देख सकते हैं आयरन दो टाइप के हैं, एक आपका है आयरन थर्ड जो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, और इसके साथ में Fe सेकेंड, Fe थर्ड, ये दोनों आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एक और एग्जांपल है वो है COFe2O4, और इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, इसको या तो आप ऐसे लिखिए या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, Fe थर्ड CO सेकेंड Fe थर्ड O4। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन एक ही रहेगा। ओके,
अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और आपको यहाँ पर बतानी थी। ईच स्पाइनल स्ट्रक्चर, हर जो स्पाइनल यूनिट सेल होता है, ईच स्पाइनल यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ 8 FCC टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। हर स्पाइनल यूनिट सेल जो होता है वो 8 FCC टाइप के यूनिट सेल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। जो बाइवेलेंट आयंस हैं, these occupies 1/8 of the tetrahedral void। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/8 पार्ट ये अडॉप्ट करते हैं, जबकि जो ट्राईवेलेंट कैटायंस हैं, ये किसकी बात कर रही हूं मैं, ये सारी बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है, एक नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। इनवर्स स्पाइनल में जब आप देखोगे तो इसी के अपोजिट आप कर दोगे, क्योंकि आपको पता है वहां पर क्या कंडीशंस अप्लाई होती है, ठीक है। तो ट्राईवेलेंट आयंस जो होते हैं नॉर्मल स्पाइनल में, वो क्या करते हैं, इट ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो FCC यूनिट सेल की, आपको पता है ईच FCC यूनिट सेल में, यानी कि हर एक FCC यूनिट सेल में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितना होता है, 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो 4 एटम्स हैं ये क्या है, ऑक्साइड्स हैं, आपके ऑक्साइड्स आयंस हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगी वो कितना नंबर होगी, इसकी जस्ट डबल होगी, यानी कि 8। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर कितना होगा, इसके इक्वल ही होगा 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एनायंस, अगर आप एनायंस का नंबर देख रहे हो इन अ नॉर्मल स्पाइनल यूनिट सेल, तो इसका नंबर कितना आएगा आपका, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32, यानी कि 32 एटम्स जो है ऑक्साइड के प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखते हैं बाइवेलेंट कैटायंस, बाइवेलेंट कैटायंस का कितना नंबर प्रेजेंट होगा यहाँ पर, वो देखिए नॉर्मल स्पाइनल में, ठीक है। तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 इंटू 8, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आती है आपकी 8। और ट्राईवेलेंट कैटायंस का नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, आपको पता है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल यूनिट सेल्स, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो 8 इंटू हाफ इंटू 4, तो ये वैल्यू कितनी आती है 16। यानी कि जो आपका रेशियो है A सेकेंड इज टू B थर्ड इज टू O माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 8:16:32, यानी कि ये वैल्यू आ रही है आपकी 1:2:4, और यही आपका फॉर्मूला था AB2O4। तो ये एक जनरल बात बताई मैंने आपको, यहाँ पर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाए इसलिए मैंने सारा बताया है। इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है इसको आपको पूरा लर्न करना है, लेकिन अब इसके आगे जो पार्ट है उसको आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर स्पाइनल है या इनवर्स स्पाइनल है, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक्स क्या होती है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए जब भी आप स्पाइनल या इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, तो ये कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है वो किससे प्रभावित होता है, लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, LFSE, इसे हम क्या कहते हैं, LFSE। ये जो वैल्यू होती है लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको पता है कि ऑक्साइड्स आयन, ऑक्साइड्स कैसा है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। O माइनस माइनस कैसा है आपका, एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, एक वीक फील्ड क्रिएट करेगा, ओके। तो ये एक वीक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये ऑक्साइड आयन एक वीक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स बना उसको हम क्या समझ रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड ना समझ के क्या समझ रहे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम क्या समझ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो जहां पर भी सबसे ज्यादा लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मिलेगी, कॉम्प्लेक्स हमेशा वही स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहेगा, ठीक है। अगर कोई आयन उसको ज्यादा मिलती है वैल्यू LFSE की, मोर LFSE वैल्यू इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। अगर उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड में या ऑक्टाहेड्रल फील्ड में LFSE की वैल्यू ज्यादा मिलती है, तो वो क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, ओके। और अगर किसी आयन के लिए LFSE की वैल्यू कहाँ पर ज्यादा है, अगर उसकी वैल्यू टेट्राहेड्रल फील्ड में ज्यादा है, तो वो हमेशा क्या करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो बस ये देखना है हमें
कि किसके लिए कहाँ पर LFSE की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दोनों एक ही बात है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल के केस में कैसे निकालेंगे और ऑक्टाहेड्रल के केस में कैसे निकालेंगे, जस्ट रिवर्स है एक दूसरे का। तो इसके लिए आप मेरे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वाला जो वीडियो है आप वो देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो वहां से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे निकालेंगे किसी भी आयन की लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और टेट्राहेड्रल फील्ड में। तो बस हमें क्या करना है, आयंस देखने हैं, +2 आयंस +3 आयंस दोनों के लिए हमें LFSE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और टेट्राहेड्रल फील्ड में, और इन्हें कंपेयर करना है। जहां पर भी वैल्यू ज्यादा मिलेगी आयन हमेशा उसी वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। तो सीधी सीधी बात हम क्या कह सकते हैं कि अगर if CFSE for B+3 ion in octahedral void is greater, अगर B+3 आयन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ज्यादा है देन टेट्राहेड्रल वॉइड, आप इसे फील्ड बोल सकते हो, वॉइड बोल सकते हो, एक ही बात है, इसमें ज्यादा है, तो हमारा जो ये B+3 आयन है वो क्या लेगा, तो हमारा B+3 आयन ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल फील्ड में प्रेजेंट होगा और जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इफ CFSE for A+2 ion in octahedral void is greater than tetrahedral void, अगर A+2 आयन के लिए ये वैल्यू ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल फील्ड, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, इनवर्स स्पाइनल हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, ये जो हमारा बाईवैलेंट कैटायन है ये चाहेगा कि मैं इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अडॉप्ट करूं, जिससे कि मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को बढ़ा सकूं। आपको पता है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हमेशा आयंस क्या चाहेंगे, जिस भी आयन के जिस भी वॉइड में जाने से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, आयन हमेशा उसी वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। तो इसलिए A+2 आयन क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा और स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा इनवर्स स्पाइनल। तो चलिए इसे एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको जितने भी बता रही हूँ सभी क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, बहुत ध्यान से करिएगा। चाहे तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ इसको लगा सकते हैं और उसके बाद वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है Mn3O4। ठीक है, Mn3O4 इसको हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है एक मैग्नीज +2 स्टेट में है और जो दो मैग्नीज हैं आपके वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, O4। ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। अब देखिए आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड और दूसरी तरफ आप लिखिए टेट्राहेड्रल फील्ड। ठीक है, दोनों में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो मैग्नीज का +2 आयन, मैग्नीज का +2 आयन क्या है, B5 है। ठीक है, तो इसकी स्टेट क्या होती है, T2G3Eg2। आई थिंक आपको अभी तक ये सब पता चल चुका होगा, ये जान चुके होंगे आपको कैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना होता है। अब इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए एक जनरल केस में आपको बताई दे रही हूँ दोबारा से, T2G में 3 1 2 3 और Eg में 2। यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, जब यहाँ जाते हैं तो -0.4 होता है और जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो +0.6 होता है। ठीक है, ये होता है ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ -0.4 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन है +0.6 इंटू 2 डेल O। अगर आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना सीखना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ पर आएगी 0, यानी कि ये D5 आयन चाहे कहीं भी प्रेजेंट हो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 आनी है। देखिए अभी इसको आप दूसरी जगह भी देखिए, Mn+2 को अगर आप टेट्राहेड्रल फील्ड में देखते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, E2T2 3। ओके, यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमेशा याद रखिए, आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर वैल्यू कम होती है टेट्राहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल से कितनी कम होती है ये भी पढ़ा है ना। तो यहाँ पर आप वैल्यूज को उसी हिसाब से लिखिए, 0.27 इंटू 2 प्लस 0.18 इंटू 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आती है, 0। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में
मैग्नीज +2 आयन की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 0 है, ठीक है। इसलिए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जो फर्क पड़ेगा वो किससे पड़ेगा, मैग्नीज +3 आयन से। ये किस कंडीशन को दिखा रहा है, D4 में यहाँ क्या होगा, T2G3 Eg1, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1 डेल ओ। तो ये वैल्यू आपकी आती है -0.6 डेल ओ। अब देखिए, अब यही वैल्यू आप किसके केस में देखेंगे, टेट्राहेड्रल के केस में। तो यहाँ भी D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो E2 एंड T2 2। ओके, अभी देखिए, इसमें आपको पता है कि जब टेट्राहेड्रल फील्ड देखते हैं तो जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो 4/9 के द्वारा रिड्यूस हो जाती है। तो जस्ट मैंने ये क्या करा है, 0.27 और 0.18 4/9 से इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 4/9 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 4/9 लिया है ऑक्टाहेड्रल फील्ड की वैल्यू का। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलती है, -0.27 इंटू 2 प्लस 0.18 इंटू 2 डेल ओ। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आती है, -0.18 डेल ओ, ठीक है। तो वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, जो मैग्नीज +3 है उसके लिए वैल्यू ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ज्यादा है। तो मैग्नीज +3 आयन की टेंडेंसी होगी कि वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड को ऑक्यूपाई करे, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करे। इसलिए ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और Mn+2 जो बचा रह गया है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। इसलिए जो आपका स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो कैसा है, नॉर्मल स्पाइनल। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CO3O4, ठीक है। CO3O4 इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, CO सेकेंड CO2, ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है O4, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखिए CO+3 दिया हुआ है, ये लो स्पिन है, ठीक है। ये दिस इज लो स्पिन इन फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्साइड आयन। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कोबाल्ट का जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। ये जो कोबाल्ट +3 है ये सिर्फ आपके हैलाइड्स के साथ ही सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देता है, बाकी सबके साथ में ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा। तो ये ऑक्साइड्स के साथ में भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब आप इसका ऑक्टाहेड्रल देखेंगे और टेट्राहेड्रल देखेंगे तो देखिए क्या कंडीशंस बनती है। ऑक्टाहेड्रल CO+3 अगर आपने लिया, ये क्या है, D6, ओके, T2G6 Eg0, मैंने आपको बताया था ये लो स्पिन बनाएगा, CO थर्ड की टेंडेंसी है वो लो स्पिन बनाएगा। तो इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -0.6 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 0 डेल ओ। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आती है, -2.4 डेल ओ, ठीक है। अगर आप कोबाल्ट +3 को अगर आप कहाँ ले रहे हैं, टेट्राहेड्रल केस में ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, E3T2 3, क्योंकि टेट्राहेड्रल में जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, -0.27 इंटू 3 प्लस 0.18 इंटू 3 डेल ओ। ओके, तो ये वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, -0.27 डेल ओ। तो आप एक चीज देख सकते हैं, आप सिर्फ एक आयन को जज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंडीशन क्या बनेगी। आपने सिर्फ CO+3 को देखा, आपको पता चल रहा है इसकी वैल्यू यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, यानी जो CO+3 है वो किसको ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करने वाला है ये, ठीक है। अभी आप आगे भी देख सकते हैं, अगर आपको फिर भी नहीं लग पा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप दोबारा CO2+2 को भी चेक कर सकते हो। तो CO+2 D7 केस है और ये क्या होगा, हाई स्पिन होगा, ठीक है। तो T2G5 Eg2, ये कंडीशन बनेगी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल ओ। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आती है, -0.8 डेल ओ, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप CO+2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, E4T2 3, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको कितनी मिलेगी, -0.27 इंटू 4
प्लस 0.18 इंटू 3 डेल ओ। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आती है? माइनस 0.54 डेल ओ। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे वैल्यू ये थोड़ी ज्यादा है और ये कम है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए CO+2 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो मेन फर्क आपका आ रहा है, मेन डिफरेंस आ रहा है, वो CO+3 से आ रहा है। इसलिए CO+3 को आपको देखना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही अकोमोडेट करेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा? नॉर्मल स्पाइनल। एक एग्जांपल और हम देखते हैं, Fe3O4, Fe सेकेंड, Fe2 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में O4। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर्स में। देखिए ये भी हाई स्पिन होगा, Fe+3। Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? D5। तो ये क्या होगा? T2G3 Eg2। ठीक है, अभी आप इसको देखिए, ये आप कहाँ देख रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं टेट्राहेड्रल। तो T2 D5 केस को आप जनरली आप याद रखिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। D5 केस जब भी आप देखते हो तो इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा 0 निकल के आएगी। यहाँ भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू Fe+3 के लिए, ठीक है, D5 केस के लिए वैल्यू जो है वो क्या निकलेगी? 0 निकलेगी। ठीक है, तो इसलिए Fe+3 यहाँ पर कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो हमारा जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है? Fe+2। Fe+2 की यहाँ पर कंडीशन क्या है? D6। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? T2G4 Eg2। अब इसका आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी देखनी पड़ेगी आपको कि ये वैल्यू यहाँ कितनी है और टेट्राहेड्रल में कितनी है। तो माइनस 0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल ओ। एक बात याद रखिए, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमेशा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू टेट्राहेड्रल फील्ड से ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि Fe+3 तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, और Fe+2 के लिए जो वैल्यू है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ज्यादा होगी, इसलिए Fe+2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको निकाल के भी बता दिया, पर अगर आप नहीं भी निकालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में वैल्यू ज्यादा होगी। बस आपको आयंस को कंसीडर करके देखना था। Fe+3 रोल प्ले ही नहीं कर रहा है, इसलिए Fe+2 को आपने जज किया, तो Fe+2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। देखिए यहाँ पर E2 T2 3, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर माइनस 0.27 इंटू 3 प्लस 0.18 इंटू 3 डेल ओ। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आती है? माइनस 0.27 डेल ओ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू ज्यादा है, मीन्स टू से Fe+2 जो है वो किसको ऑक्यूपाई करने वाला है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करने वाला है। इसलिए जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक एग्जाम्पल को करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, ध्यान से देखिए, और बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें लगाने की कोशिश करिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।